दोस्तों, मैंने स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी का तीसरा एपिसोड लाया हूँ। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो चलिए तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी एपिसोड 3। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है अब्दुल से। अब्दुल तुकाराम के पास आ जाता है। अब्दुल कहता है कि आगे इलेक्शन आ रहा है, टिकट लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे लाइसेंस दिला दो, जितना कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हारा। इसलिए वो जाते हैं यूनाइटेड शक्ति पार्टी के हेड ऑफिस में आ जाते हैं। तुकाराम अब्दुल की मुलाकात गरिमा तलपड़े से कराता है। वो मैडम को फुल सपोर्ट करने की बात करता है और बदले में लाइसेंस की मांग करता है। फिर वो भराड़े के पास जाते हैं। अब उनके पास गरिमा तलपड़े की सिफारिश थी, लेकिन भराड़े को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसका मुंह उतर गया था। पर सिफारिश तगड़ी थी, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। फिर अब्दुल लाइसेंस दिखाने कौशल के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे लाइसेंस मिल गए है, तुम मेरे साथ अब भी काम कर सकते हो। लेकिन कौशल अपने काम से खुश था, इसलिए कौशल अब्दुल को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि हिसाब अब भी बाकी है। अब अब्दुल को लाइसेंस बन गया था, इसलिए वो खुल के काम करना चालू करता। अब उसका धंधा 24 घंटे जोरदार चलने लगा। काम बहुत था, इसलिए उसने खानापुर से अपने भाई सलीम को भी बुला लिया था। तुकाराम के एनजीओ से जुबेन और सुलेमान को अपने साथ काम करने बुला लिया था। अब वो रोज ही ट्रेन में से चोरी करने लगते हैं। गणेश कामले भी उनके साथ जुड़ गया था। अब वो बड़े बड़े बिल्डरों को माल देते थे। अब्दुल को समझ थी कि जंगल में दो ही खतरनाक जानवर होते हैं, शेर और लकड़बग्घे। शेर जो भी खाता है उसका बचा हुआ लकड़बग्घे खत्म करते हैं, इसलिए वो सिस्टम के लकड़बग्घों को अपने साथ मिला लेता है। जब तक इनको खाना मिलता रहेगा वो तब तक शेर के वफादार रहेंगे। फिर अब्दुल घर खरीद लेता है और अपनी पत्नी का नाम कर देता है। अब अब्दुल ने कार भी खरीद ली थी। फिर कुछ दिन बाद सरकार बदल जाती है। अब कमान आती है भव्य इनामदार के हाथ में, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल मोरे के हाथ में होता है। जीत की खुशी में पार्टी चल रही होती है, इसलिए अब्दुल मोरे से मिलने जाता है। वो कहता है कि जितना गरिमा तलपेड़े को दे रहा था उतना आपके पास पहुंच जाएगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि एक अमीर आदमी के गुजर जाने के बाद उसके दोनों बेटे फैक्ट्री के लिए सरकारी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें से एक भाई भव्य इनामदार से मिलने पहुंच जाता है। भव्य इनामदार जागृति मिल का आधा हिस्सा मांग लेता है। फिर वो बड़े वकील को हायर करता है। वो कहता है कि हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि 5 साल पहले ही उनके पिताजी ने ये फैक्ट्री उनके नाम कर दी है। अब इनको चाहिए थे 1989 के स्टैम्प पेपर। तभी मोरे को याद आता है कि ये सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, अब्दुल करीम तेलगी। वो पेपर तैयार कर लेता है। उनकी कीमत लाखों रुपए की थी। भराड़े समझाता भी है कि इतना बड़ा रिस्क मत लो। अब्दुल कहता है कि हमारे ऊपर इनामदार साहब का हाथ है। फिर भराड़े पूछता है कि तलपड़े मैडम का क्या हुआ, नेताओं से इतने जल्दी नाते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अब्दुल कहता है कि तलपड़े मैडम चल पड़े। लेकिन विधानसभा में तलपड़े मैडम पूछती है कि सरकारी दस्तावेजों पर जिस वेंडर की मोहर लगी है उसको तो पिछले साल ही लाइसेंस मिला, तो 5 साल पुराने दस्तावेज पर उसकी मोहर कैसे आई। वो पूरे मामले को जांच करने की मांग करती है। उसकी वजह से ये साबित होता है कि वो पेपर नकली है। इस वजह से उसका भाई ये केस जीत जाता है। तलपड़े मैडम भराड़े से नाराज थी। वो कहती है कि ना भव्य इनामदार को कुछ होगा, ना ही तुकाराम को। अब सारा मामला तुम पर ही आएगा, इसलिए तुम सारी बात अब्दुल पर डाल दो। अब सिस्टम के सारे लोग अब्दुल को समझाते हैं कि तुम्हें सारा इल्जाम अपने सिर पर लेना होगा। फिर कोर्ट अब्दुल का वेंडर लाइसेंस रद्द कर देती है और कस्टडी में भेजने की आदेश देती है। अब्दुल ने जिन लकड़बग्घों को खाना खिलाया था वो अब भी उस खाने का स्वाद नहीं भूले थे, इसलिए उसको पकड़कर ले जाने वाले पुलिस एक एक करके वहां से गायब होने लगते हैं। फिर गणेश कामले कहता है कि हमें वहां नहीं जाना है। अब कानून के हाथ अब्दुल को पकड़ने के लिए छोटे पड़ गए थे, लेकिन तलपड़े मैडम फिर से संसद में हंगामा करती है और उन 5 पुलिस वालों को बहुत डांट पड़ती है और अब्दुल को पकड़कर लाने का ऑर्डर मिलता है। फिर रात के समय अब्दुल को पकड़ने पुलिस उसके घर आती है। फिर जबरदस्ती करके उसको गाड़ी में बिठाकर लेके जाती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था, करना तो पड़ेगा ही। फिर अब्दुल को जेल भेजा जाता है, लेकिन अब्दुल को थोड़ा बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती है। फिर जेल में जेके से मुलाकात होती है। वो मशीन मैकेनिक रहता है। वो अब्दुल को एक सिक्का देता है और कहता है कि ये सिक्का जब भी
देखोगे तब मेरी याद आपको आ जाएंगी। फिर 1996 में अब्दुल की रिहाई हो जाती है। शौकत भाई कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हो सके तो उसे फोन पर 3 बार तलाक तलाक बोल देना। फिर वो अब्दुल को कुछ पैसे देकर वहां से चले जाते हैं ताकि अब्दुल अपने गांव जा सके। लेकिन अब्दुल को भीख नहीं चाहिए थी। वो गांव नहीं जाता बल्कि अपनी बेटी और पत्नी से मिलने जाता है। वो कहता है कि वक्त खराब होने से आदमी खराब नहीं होता। फिर अब्दुल अपने साथियों को कुछ पैसे देकर कहता है कि जब धंधा शुरू करूंगा तब तुमको वापस बुला लूंगा। वो सलीम को भी वापस खानापुर भेज देता है। अगले दिन वो अपने बीवी के साथ सब्जी लेने जाता है। तभी उसके पेजर पर कॉल मी का मैसेज आता है। फिर अब्दुल उस पर कॉल करता है। तब जेके कॉल उठाता है। जेके कहता है कि अगर पैसा कमाना है तो नासिक आ जा। फिर जेके अब्दुल से मिलता है और जेके अपने अड्डे पे लेके जाता है। वो बताता है कि नासिक में जो मशीन खराब होती है तो मुझे ही बुलाते हैं। मैं नासिक प्रेस में मशीन ठीक करने गया था, तब मेरी मुलाकात बापट और छतरे से हुई। उनके पास खतरनाक प्लान है। फिर जेके अब्दुल को बापट और छतरे से मिलाता है। छतरे प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करता था। वो बताता है कि नासिक प्रेस में बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, बिना परमिशन कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जो असली स्टैम्प पेपर होते हैं उसका पेपर डिजाइन कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इस प्रेस में हर रोज लाखों पेपर छपते हैं। बस उसी समुद्र में से हमें चुल्लू भर पानी निकालना है। समझाता हूँ कैसे। जब पेपर छपते हैं तब उसकी क्वालिटी चेक होती है। माल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर नोट किया जाता है कि कितना माल एक्सेप्ट हुआ और कितना माल रिजेक्ट हुआ। अब करना क्या है हमें कि एक्सेप्टेड माल में रिजेक्टेड माल को डालेंगे और चेंज कर देंगे और हर रोज 600-700 पेपर चुरा लेंगे। अब्दुल कहता है कि हर रोज कितना माल रिजेक्ट होता है। वो बताते हैं कि 50 से 60 पेपर। फिर अब्दुल कहता है कि बकवास आइडिया है। तुम 600-700 पेपर रोज चुराओगे तो एक ना एक दिन चोरी पकड़ी जाएगी और तुम लोग अंदर जाओगे। ये प्लान तभी कामयाब होगा जब प्रेस का सबसे सीनियर ऑफिसर हमारे साथ होगा। अगले दिन जेके अब्दुल को पुराने मशीन के ऑक्शन में उसी प्रेस में लेके जाता है। वहाँ जेके कहता है कि यही है सीनियर ऑफिसर मधुसूदन मिश्रा, उसके पास जाओ और कर लो बात। लेकिन अब्दुल की नजर स्टैम्प पेपर छापने वाली पुरानी मशीन पर थी। फिर अब्दुल जेके से कहता है कि प्लान चेंज हो गया है। अब अब्दुल उस मशीन को बाहर ले जाने की सोच रहा था ताकि खुद ही ओरिजिनल स्टैम्प पेपर छाप सके। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड खत्म होता है। यहाँ पे मैं दोनों ही एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।